हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। 12th क्लास की हिंदी मीडियम क्लासेस के लिए हम अपना वही चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। काफ़ी दिन का गैप उसके अंदर आ चुका था, लेकिन आज उसको वापस कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना और उसके विकास के बारे में पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम लोग मादा युग्मकोद्भिद और उसकी संरचना और विकास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो किस अंग को बोला जाता है। हमने देखा था एक पुष्प के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एक फ्लावर का मादा जनन अंग जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जायांग। इंग्लिश में इसको गाइनोशियम बोला जाता है। और इसकी जो एक इकाई होती है, इसकी एक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कार्पल या पिस्टिल, और हिंदी में इसको बोलते हैं अंडप या गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु परण। उसके अंदर गुरु बीजाणु धानी बनती है। ठीक है, तो इस कार्पल या इस पिस्टल के हमने देखे थे कि 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं इसके। इस तरीके से हमने उसकी संरचना बनाई थी। सबसे ऊपर वाला जो इसका हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। उसके बाद में ये लंबी जो ट्यूब होती है इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल वर्तिका। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो होती है ओवेरी, यानी कि अंडाशय। और इसी के अंदर जो हैं वो बनते हैं ओव्यूल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं बीजांड। तो इन ओव्यूल्स के अंदर ही हमारा मेन एग सेल होता है इसका। ठीक है, अंडक कोशिका होती है जिसके साथ में जाकर मिलकर क्या करते हैं? जो मेल गैमीट्स होते हैं, नर युग्मक होते हैं, जो कि उसमें हमने देखा था बने थे नर जनन अंगों के अंदर, वो आकर इन बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ पर इनके साथ में फर्टिलाइज करते हैं, निषेचन करते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात आती है कि इन ओवेरी के अंदर हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं, बीजांड होते हैं, तो एक बीजांड जो है वो दिखने में कैसा नज़र आता है, वो हम इसकी संरचना अभी देखते हैं। तो बीजांड की संरचना जो है वो हमारे पास में ऐसी होती है। एक ओवेरी के अंदर, अंडाशय के अंदर एक बीजांड भी हो सकता है और एक से ज़्यादा बीजांड भी हो सकते हैं। तो एक जो बीजांड होता है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसकी सबसे बाहर वाली जो सतह होती है तो उसके ऊपर हमें क्या मिलते हैं? 2 अध्यावरण देखने को मिलते हैं, मतलब 2 कोट देखने को मिलते हैं, भित्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो हैं उसके अध्यावरण होते हैं। जो बाहर वाला है उसको बाह्य अध्यावरण बोलते हैं, अंदर वाला जो होता है उसको अंत अध्यावरण या आंतरिक अध्यावरण बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये इस बीजांड को प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षा देने का काम करते हैं। और इसका जो दोनों हिस्से होते हैं, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है बीजांड का, उसको हम लोग बोलते हैं निभाग। इंग्लिश में इसको चलाजा बोला जाता है। नीचे वाला जो इसका हिस्सा होता है उसको हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं, क्योंकि इस हिस्से में क्या होता है, ये दोनों जो अध्यावरण होते हैं इसके, वो उसको पूरी तरीके से ढक के नहीं रखते हैं, कवर नहीं करते हैं। इनके बीच में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस होता है, जगह होती है, इसी को हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो है कोशिकाओं का समूह होता है, टिश्यूज होते हैं, जिनको हम लोग बीजांड काय न्यूसेलस बोलते हैं इंग्लिश में। इसी के अंदर पड़ा होता है हमारा भ्रूणकोश। भ्रूणकोश को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। मतलब इसी के अंदर हमारा जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो अपना विकास करता है। ठीक है, तो एक भ्रूण कोश के अंदर
टोटल जो है पहले तो 8 कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जिसमें 3 जो ऊपर वाली होती हैं उनको बोला जाता है प्रतिध्रुवी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल्स। सेंटर में 2 सेल होते हैं, 2 कोशिकाएं होती हैं, लेकिन निषेचन से जस्ट थोड़ा सा पहले ये दोनों कोशिकाएं आपस में एक दूसरे के साथ में निषेचन कर लेती हैं और निषेचन करने के बाद में इस एक कोशिका के अंदर ही उन दोनों कोशिकाओं का केंद्रक है, न्यूक्लियस है, वो सामूहिक तौर पर मौजूद होता है, इसलिए इसको द्वितीय केंद्रक बोला जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। नीचे 3 सेल होते हैं, जिसमें सेंटर वाला जो कोशिका होती है उसको अंड कोशिका एग सेल बोलते हैं। आसपास की जो दोनों कोशिकाएं होती हैं इनको सहायक कोशिकाएं या साइनर्जिड्स बोला जाता है, जो निषेचन के दौरान इस अंड कोशिका की सहायता करने का काम करती हैं, इसलिए इनको सहायक कोशिकाएं बोला जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो इसका पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा जिस डंडी के साथ में, मतलब जो बीजांड की हम लोग एक डंडी बोल सकते हैं, उसको बीजांड वृंत बोला जाता है। तो इस बीजांड वृंत के साथ में ये जो हिस्सा जहाँ जिस पोर्शन से जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसा हिस्सा है और इसके इस हिस्से पर जुड़ा है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिका बोलते हैं, इंग्लिश में हाइलम, ठीक है। तो ये एक जो है बीजांड की संरचना होती है। तो जैसे ही मेल गैमीट्स बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, वो नर युग्मक सबसे पहले इस वर्तिकाग्र पर आकर लग जाते हैं, यहाँ से जो है पोलन ट्यूब ग्रोथ करती है, हमने देखा था, ठीक है। उसके अंदर जो है 2 नर युग्मक बने होते हैं, वो आते हैं अंडाशय तक, अंडाशय में वो बीजांड तक पहुँचते हैं, बीजांड में पहुँचने के बाद में उनका एंट्री होती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, भ्रूणकोश के अंदर, जहाँ पर वो इस एग सेल के साथ में अंड कोशिका के साथ में आकर क्या करता है, एक नर युग्मक वो निषेचन कर लेता है और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब हमने इसके विकास में ये देखना है, इसकी संरचना तो पता लग गई कि कैसी है, लेकिन इसके अंदर भ्रूणकोश के अंदर ये जो कोशिकाएं बनी हैं ये कैसे बनी हैं। अब देखो इसके अंदर 3 ऊपर कोशिकाएं हैं, 3 नीचे हैं, 6 कोशिकाएं हो चुकी हैं, 1 कोशिका सेंटर में है, तो टोटल इसमें अब 8 के बजाय 7 कोशिकाएं रह गई। लेकिन 7 कोशिकाओं में ये हर एक कोशिका के पास में एक केंद्रक होता है, 3 ये हैं, 3 ये हैं, तो 6 केंद्रक हो गए 6 कोशिकाओं के पास में। सेंटर वाली जो कोशिका है द्वितीय केंद्रक, इसके पास में 2 केंद्रक है, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 सेल थे, वो 2 सेल फर्टिलाइजेशन से पहले, निषेचन से पहले आपस में एक दूसरे के साथ में संलयन कर लेते हैं और उसके अंदर लेकिन केंद्रक 2 ही रहते हैं। तो 6 और 2 8 केंद्रक इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस वजह से बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि बीजांड को 7 कोशिकीय बट 8 केंद्रक संरचना क्यों बोला जाता है। तो कोशिकाएं यहाँ पर 7 हैं, 7 कोशिकीय लेकिन 8 केंद्रक संरचना, इसको बोलते हैं बीजांड को। ये क्यों बोलते हैं उसका रीज़न आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, इसका बोर्ड में डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन आता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनका जो विकास है, ये कोशिकाएं 8 यहाँ पर बनी कैसे हैं, उनका विकास कैसे चलता है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है, कि गुरु बीजाणु कैसे बनते हैं और उस भ्रूणकोश का निर्माण पूरा का पूरा कैसे पूरा होता है। तो होता क्या है कि उस बीजांड काय की कोई भी एक जो कोशिका है वो एज ए प्रपसु आरंभक का काम कर सकती है, मतलब एज ए आर्किस्पोरियल इनिशियल का काम कर सकती है, ठीक है। तो उसमें से कोई भी एक कोशिका ये काम करेगी तो उस कोशिका के अंदर क्या चलेगा, मान लो ये कोशिका है तो उसके अंदर क्या चलेगा, कोशिका विभाजन चलेगा, समसूत्री विभाजन चलता है नॉर्मल, ठीक है। तो उससे 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं। तो जैसे ही प्रपसु आरंभक विभाजन करती है तो एक कोशिका उसमें जो है वो बन जाती है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, प्राइमरी पेराइटल सेल। दूसरी कोशिका बन जाती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, ठीक है। अब इसमें जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो
आगे विभाजन कर भी सकती है और वो नहीं भी कर सकती है, लेकिन दोनों ही सूरतों के अंदर वो बाहर की तरफ बनती है, इसलिए वो क्या करती है, भित्ति का निर्माण करती है। बाहर की जो त्वचा होती है, भित्ति होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है, उसका निर्माण जो है वो प्राथमिक वित्तीय कोशिका से होता है। दूसरा हमारा है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये विभाजन नहीं करती है, इसके अंदर उसके अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता। तो यही प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जब अपना विकास करती है, विकास करने से मतलब है इसके अंदर जो है कोशिका द्रव्य है या जितने भी कोशिका ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर ज़्यादा बनने लगेंगी, इकट्ठी होने लगेंगी। तो वो एज ए गुरु बीजाणुजन मात्र कोशिका का काम करती है, मेगास्पोर मदर सेल का, MMC। ये हमने नर युग्मकोद्भिद के अंदर भी देखा था, वहाँ पर था माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन ये मेगास्पोर है, ठीक है। वो लघु बीजाणु था, ये गुरु बीजाणु है, इसलिए है तो ये भी MMC, लेकिन यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल आएगा। तो ये मेगास्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आगे चलकर अर्धसूत्री विभाजन करती है, और अर्धसूत्री विभाजन से आपको पता है एक सेल से 4 सेल बनते हैं, 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो 4 जो कोशिकाएं बनती हैं आगे, उनको गुरु बीजाणु बोला जाता है, ठीक है। तो MMC की अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिनमें से जो 3 होते हैं वो 3 तो क्या हो सकते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, वो नॉन फंक्शनल होते हैं, अकार्यशील होते हैं। उसमें से सिर्फ कोई एक ही कार्यशील बचता है, और जो कार्यशील बचता है वही कार्यशील कोशिका भ्रूण कोश का यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है, ठीक है। तो अब जो एक फंक्शनल बच गया, एक कार्यशील बच गया, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर देखो एक है तो उसके अंदर क्या चलेगी, कोशिका विभाजन चलेगी। तो एक से कितने बन जाएंगे, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी सबसे पहले। इन दोनों के अंदर भी समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि एक नॉर्मल कोशिका विभाजन चलता है। तो इससे 1 से 2 बन जाएंगे, तो इससे 1 से 2 बन जाएंगे, तो इन 2 से क्या बन जाएंगे, आगे 4 कोशिकाएं बन जाएंगी, और चारों से फिर कितनी बन जाएंगी, 2, 4, 6 और 8 कोशिकाएं। ये सारी की सारी कोशिकाएं 3 बार विभाजन करने के बाद में 8 कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाएंगी, और उसके बाद में क्या होगा, ये उसके सेंटर में आ जाती है। सेंटर में आने के बाद में क्या होता है, ये वाले जो 4 कोशिकाएं होती हैं ये ऊपर को स्थानांतरित हो जाती हैं, और नीचे वाली 4 कोशिकाएं नीचे की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको मैं अब बनाकर दिखाता हूँ थोड़ा सा, इसको चलो अपने यहाँ ही बना लेते हैं। अब देखो क्या होगा कि ये कोशिकाएं 4 ऊपर चली जाएंगी और 4 नीचे आ जाएंगी। फिर क्या होगा, दूसरी स्टेज में इनमें से कोई एक कोशिका ऊपर वालियों में से सेंटर में आ जाएगी, नीचे वालियों में से भी एक क्या है, सेंटर में आ जाएगी। तो अब ऊपर कितनी बची, 3 बची, नीचे कितनी बची, 3 बची, क्योंकि दोनों में से एक एक कोशिका सेंटर में आ गई। सेंटर में कितनी आ गई, 2 कोशिकाएं आ गई। तो हमने अभी देखा था कि एक बीजांड के अंदर ऊपर वाली 3 जो हैं प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, नीचे वाली 3 में से 2 सहायक कोशिकाएं हैं, एक अन्य कोशिका है, और सेंटर में जो 2 हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, वो निषेचन से पूर्व क्या बनाएंगे, द्वितीय केंद्रक बना लेंगे। तो इस प्रकार से जो है हमारे इस भ्रूण कोश का निर्माण कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हो। एंड अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉलिनेशन का होगा, परागण का होगा, तो वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को जो है आपने लाइक और शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाएं। जय हिंद, मिलते हैं।